डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि जो कंपनी के इंडोर अफेयर्स हैं यानी इंटरनल अफेयर्स हैं वो कंपनी की प्रॉब्लम है, आउटसाइडर्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? इससे पहले मैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसकी वीडियो की भी आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो ये क्या है, इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यानी जो आपने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा था, ये उसका एक एक्सेप्शन केस है। आपने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या पढ़ा था कि जो भी एक आउटसाइडर है, ठीक है, जो आउटसाइडर आपकी कंपनी से जुड़ रहा है, उसको जो भी कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं यानी एमओए और एओए उसे रीड करने हैं, उसे अच्छे से उन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को रीड करना है, पढ़ लेना है और समझ लेना है कि कंपनी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में आउटसाइडर कंपनी के साथ जुड़ गया और फ्यूचर में ये कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई लीगल प्रॉब्लम अराइज होती है और आउटसाइडर ये कहता है कि जी मैंने तो एमओए पढ़ा ही नहीं, तो मुझे कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पर कंपनी उसके लॉस को या उस प्रॉब्लम के लिए लायबल नहीं होगी। कंपनी कहेगी भाई आपको एमओए पढ़कर आना था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़कर आए हैं तो ये किसकी गलती हुई? आउटसाइडर की। यही कहा गया था कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। तो यानी कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता था कि जो आउटसाइडर है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़कर ही आएगा, उसका इंटरनल अफेयर्स यानी कंपनी की जो इंटरनल अफेयर्स हैं, जो उनकी मीटिंग्स में डिस्कस हो रहा है, जो इनके इंटरनल डिसीजन लिए जा रहे हैं, उससे आउटसाइडर का कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ उनके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एमओए और एओए पढ़कर आना है। राइट। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो भी आउटसाइडर आया, ठीक है, वो कंपनी से जुड़ा, ठीक, और जो भी उनकी डीलिंग होनी थी, जो भी वर्क होना था, अगर आउटसाइडर को लगता है कि वो एमओए और एओए के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क हो रहा है, तो वो तो उसे सही ही मानेगा। राइट, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ इनके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, वो इनके इंटरनल अफेयर्स के बारे में नहीं जानता, तो आउटसाइडर के लिए तो वर्क बिल्कुल सही होगा क्योंकि वो उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हो रहा है। राइट। बट यहाँ पर एक ऐसा केस आया जिसने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को पूरी तरह बदल दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को उसने पूरी तरह बदल दिया। एक एक्सेप्शन केस आया, वो था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आपने ये पढ़ा कि कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट किसका है? आउटसाइडर का, अगर वो पढ़कर नहीं आता। ठीक है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स रीड नहीं करता, वो नॉलेज पहले से लेकर नहीं आता, तो फॉल्ट किसका है? आउटसाइडर का, कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है। बट डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये सारी कहानी ही चेंज कर देता है और वो कहता है कि नहीं, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर कंपनी का फॉल्ट होता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये? देखो सिंपल सा, अगर इन दोनों में डिफरेंस बताओ ना, तो देखो जैसे आपके अपने घर के बाहर लिखा होता है, आपका घर है, ठीक है, और आपने एक डॉग को पाल रखा है, तो आप अपने घर के बाहर क्या लिखते हैं? बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहें। ठीक है, तो आपने बाहर लिख दिया, भाई जो भी बाहर से आउटसाइडर आ रहा है वो इसे पढ़ कर आए। अगर मेरे घर के कुत्ते ने आपको काट लिया तो मेरी गलती नहीं है, गलती किसकी? आउटसाइडर की, क्योंकि हमने बाहर तो लिख रखा है भाई बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहें, तो आपको तैयार होकर आना चाहिए था, तो यहाँ गलती आउटसाइडर की है। राइट। लेकिन लेकिन आपने घर के बाहर लिखा बीवेयर ऑफ डॉग्स। ठीक है, बीवेयर ऑफ डॉग्स, आउटसाइडर ने ये पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, वो डॉग्स के लिए प्रिपेयर हो गया कि भाई घर के अंदर डॉग्स हैं, वो आपके घर के अंदर एंटर कर गया। लेकिन आपने डॉग्स के साथ साथ कैट को भी पाल रखा था, आपने डॉग्स के साथ साथ कैट को भी पाल रखा था, और आउटसाइडर को किसने काटा? कैट ने। अब यहाँ पर गलती किसकी है? आउटसाइडर तो पढ़कर आए हुए बीवेयर ऑफ डॉग्स, ठीक है, तो डॉग से तो वो सावधान था, लेकिन कैट से वो सावधान ही नहीं था, और आपने ये मेंशन भी नहीं किया है अपने बाहर वाले डॉक्यूमेंट्स में, अपने एमओए और एओए में, कि आपने कैट भी पाल रखी है। तो यहाँ पर फॉल्ट हो जाता है कंपनी का, क्योंकि कंपनी ने इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म ही नहीं किया आउटसाइडर को, और ना ही अपने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में इसे मेंशन किया है। तो यहाँ आउटसाइडर की तो कोई गलती नहीं है, वो तो अपनी फॉर्मेलिटीज़ सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ कर आया है। राइट। यही केस है इंडोर मैनेजमेंट का भी। अब इसे इसके फेमस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो लैंडमार्क केस इनका है, द रॉयल ब्रिटिश बैंक एंड टॉरकान का। ठीक है, ये केस बहुत फेमस है, केस स्टडी, जो सबसे पहले जो रीज़न बना कि क्यों इंडोर मैनेजमेंट का जो डॉक्ट्राइन है वो लाया गया, वो इस केस की वजह से लाया गया।
तो इस केस में क्या था, जो कंपनी थी, कंपनी ने डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दी कि वो फंड्स रेज कर सकते हैं, वो फंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है, जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने मेंशन नहीं की वो ये थी कि वो कितने फंड्स, यानी कितना अमाउंट तक वो फंड रेज कर सकते हैं, ये मेंशन नहीं था, ठीक है। तो डायरेक्टर्स के पास सिर्फ ये अथॉरिटी थी कि वो फंड्स रेज कर सकते हैं। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, आउटसाइडर्स से फंड्स रेज करे, ठीक है। उन्होंने आउटसाइडर्स से फंड रेज किए, किसकी मदद से, बॉन्ड्स, यानी उन्होंने बॉन्ड्स इशू करे और फंड्स रेज करे, ठीक है। तो उन्होंने टोटल 2000 पाउंड्स के फंड्स रेज कर लिए, ठीक है। यहाँ पर आउटसाइडर ने उनसे पूछा डायरेक्टर से कि क्या आप 2000 पाउंड्स के फंड रेज कर सकते हैं, क्या आपके पास इतनी अथॉरिटी है। तो क्योंकि डायरेक्टर्स के पास ये अथॉरिटी थी कि वो फंड्स रेज कर सकते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ हमारे पास अथॉरिटी है कि हम फंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, जब फंड्स रेज करने के बाद डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डर्स के पास गए, तो शेयर होल्डर्स ने उन फंड्स के लिए अप्रूवल नहीं दिया, ठीक है, उन्हें अप्रूवल नहीं दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अमाउंट, कि इतने ज़्यादा अमाउंट के आपको फंड्स रेज करने की अथॉरिटी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर उन्हें अप्रूवल नहीं मिला। तो अब यहाँ पर गलती किसकी, यहाँ पर गलती किसकी होगी, आउटसाइडर की, ठीक है, या फिर कंपनी की। देखो आउटसाइडर को नहीं पता था कि कंपनी या डायरेक्टर्स कितने अमाउंट तक के फंड रेज कर सकते हैं, राइट। ना ही उनके एओए में लिखा था, ना ही उनके एमओए में लिखा था ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्या था, कंपनी का इंटरनल अफेयर था, ये कंपनी का इंटरनल अफेयर था, इसके बारे में आउटसाइडर को नहीं पता था, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी की गलती होती है, आउटसाइडर की कोई गलती नहीं है। कंपनी ने अपने एओए और एमओए में डिस्कस ही नहीं कर रखा था कि कितना फंड्स वो रेज कर सकते हैं, राइट। तो आउटसाइडर की तो कोई फॉल्ट नहीं होता। तो इस केस पर कोर्ट ने ये कहा कि हाँ इसमें जो है कंपनी की गलती है। कंपनी की गलती क्यों है, क्योंकि कंपनी का ये इंटरनल अफेयर था और डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि आउटसाइडर का इंटरनल नोटिस या इंटरनल अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्ट किसकी तरफ से हुआ, कंपनी की तरफ से, ठीक है। कंपनी की तरफ से फॉल्ट हुआ कि उन्हें क्लियर नहीं था कि उन्हें कितने अमाउंट तक के फंड रेज करने हैं। यहाँ आउटसाइडर का कोई फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पर लायबल कौन होगा उस लॉस के लिए, कंपनी। In simple words, the doctrine of indoor management means that a company's indoor affairs are the company's problem. Simple word में कहें तो कंपनी के जो इंडोर प्रॉब्लम्स हैं वो कंपनी की प्रॉब्लम है, ठीक है। कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट या इंडोर अफेयर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी का प्रॉब्लम है, कंपनी का लॉस होगा। आउटसाइडर का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। एनी आउटसाइडर हैज़ नो राइट टू एंटर इन इंटरनल मैटर, यानी किसी भी आउटसाइडर का उनके इंटरनल मैटर से लेना देना नहीं है, ना ही वो किसी उनके इंटरनल मैटर में आ सकते हैं, राइट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि जो कंपनी के इंडोर अफेयर्स हैं यानी इंटरनल अफेयर्स हैं वो कंपनी की प्रॉब्लम है, आउटसाइडर्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो इस केस के बाद जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बना, ठीक है, तो देखो कोई भी एक डॉक्ट्राइन अगर बन जाता है तो डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ लूपहोल्स लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो बहुत सारे केसेस इसके बाद ऐसे आए जिसमें लोगों ने कहा कि कंपनी का फॉल्ट है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहाँ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इतने सारे केसेस आए, तो यानी यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस निकल के आई जहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का आपका जो एक्सेप्शन था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उसी तरह डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस निकल कर आए। क्या थे वो एक्सेप्शंस, देखिए, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, फ्रॉडरी, नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स, नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द आउटसाइडर। फर्स्ट है आपका नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। ये क्या कहता है कि आपको नॉलेज है इरेगुलरिटी की, उसके बाद भी आप मिस्टेक कर रहे हैं तो कंपनी लायबल नहीं होगी, ठीक है। तो देखो एज ए डायरेक्टर, आप कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और आपने कंपनी को लोन भी दे दिया, ठीक है। आप कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और आपने कंपनी को लोन दे दिया। आपको पता था कि कंपनी एक बारी में एक लिमिट से ज़्यादा लोन नहीं ले सकती। सपोज़ आप ये मान लीजिए कि 2 करोड़ से ज़्यादा का लोन एक बार में कंपनी नहीं ले सकती, लेकिन डायरेक्टर ने क्या किया, लोन दे दिया 5 करोड़ का, ठीक है। डायरेक्टर ने लोन दे दिया 5 करोड़ का। डायरेक्टर है तो उसे इंटरनल अफेयर्स के बारे में भी पता है, एमओए के बारे में भी पता है, एओए के बारे में भी पता है, सारी चीज़ों के बारे में पता है, ठीक है। उसे नॉलेज है इस इरेगुलरिटी की जो वो कर रहा है कि 2 करोड़ की लिमिट है और वो 5 करोड़ का लोन दे रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या कहेगा, यहाँ पर कोर्ट कहेगा कि अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट सिर्फ 2 करोड़ का ही लोन दिया जा सकता है
और आपको इसकी नॉलेज है, तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लायबल नहीं है, यानी कंपनी 5 करोड़ आपको रिफंड नहीं करेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ ही रिफंड करेगी, राइट। नेक्स्ट है आपका फ्रॉडरी। फ्रॉडरी क्या होता है? ये बेसिकली आप ये मान लीजिए फ्रॉड, जो आपके साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है, जो आउटसाइडर के साथ भी फ्रॉड हुआ और कंपनी के साथ भी। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी एक आउटसाइडर है और आप कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, आपने एक डॉक्यूमेंट वहाँ तैयार किया, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट था, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था आपके एओए और एमओए में मेंशन था कि आप किसी भी डीड या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर 3 लोगों के साइन होने चाहिए, आपके एमडी के साइन, आपके सीएस के साइन या फिर आपके डायरेक्टर के साइन, ठीक है, इन 3 लोगों के साइन होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो वो डॉक्यूमेंट बना आउटसाइडर और कंपनी के बीच में, उसके ऊपर जो 3 साइन थे वो तीनों साइन किसने कर दिए? सीएस ने कर दिए। वो तीनों साइन सीएस ने कर दिए, यानी उसने 2 लोगों के जाली साइन कर दिए, राइट। तो यहाँ पर आउटसाइडर को कैसे पता लगेगा कि ये जाली साइन है? आउटसाइडर को तो नहीं पता लग सकता, ठीक है, और कंपनी को एज अ कंपनी को भी नहीं पता लगा कि ये जाली साइन किए जा रहे हैं या ये फ्रॉड की जा रही है। तो इस केस में आउटसाइडर तो लायबल नहीं है और ना ही कंपनी इस लॉस के लिए लायबल है। लायबल कौन है? ये सीएस जिसने ये फॉर्जरी की है, राइट। तो यहाँ पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट है नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स, यानी आपको एज ए आउटसाइडर जो आप आ रहे हैं, आपको आर्टिकल्स की ही नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर आपको आर्टिकल की ही नॉलेज नहीं होगी, एमओए की नॉलेज नहीं होगी, तो उस केस में भी आप एप्लीकेबल नहीं होंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के लिए, राइट। नेक्स्ट फिर आता है नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ आउटसाइडर, यानी एज ए आउटसाइडर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप सारी चीज़ें डिटेल में चेक करें। सिर्फ आपने एमओए या एओए पढ़ लिए, उसके बाद भी जो भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेरीज होती हैं, तो आप उसके बारे में अच्छे से इंस्पेक्ट करें, सारी चीज़ें चेक करें, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हों, राइट। तो अगर आप ये इंस्पेक्शन नहीं करते और आप सब चीज़ लाइटली ले रहे हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं आप कुछ चीज़ों को, तो उस केस में भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लेवल पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें चेक करें। अगर आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं देखते हुए भी, तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, कंपनी आपके लिए लॉस के लायबल नहीं होगी, राइट। ये थे आपके एक्सेप्शंस डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।